हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। कुछ बेसिक टर्म्स हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आगे की जो बेसिक टर्म्स बची हुई है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पार्ट 2 हम पढ़ते हैं, जो रिमेनिंग बेसिक टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका लायबिलिटीज़। तो बेसिकली लायबिलिटीज़ क्या होता है कि बाहर वाले लोगों से जो हमने कर्जा लिया हुआ है तो वो हमें चुकाना है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज़ कहते हैं। जो हमने आउटसाइडर्स से लोन लिया है, लायबिलिटीज़ जो है उनको क्या कहा जाता है, दायित्व जो हमें चुकाना है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर भी चुकाना पड़ सकता है, 1 साल के बाद भी चुकाना पड़ सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो कर्जा आपने बाहर के लोगों से लिया है, जो कर्जा एक बिजनेस ने बाहर के लोगों से लिया है, उसको आप क्या कहते हो, लायबिलिटीज़ कहते हो। ठीक है, और ये आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो जो लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ के आपके 2 पार्ट बन जाते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं, एक तो करंट लायबिलिटीज़ हो जाती हैं आपकी, और एक नॉन करंट लायबिलिटीज़। कौन कौन से पार्ट हैं, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो जो करंट लायबिलिटीज़ है उनका जो बेसिकली टाइम है वो कितने टाइम के लिए होती है, सिर्फ 1 साल के लिए होती हैं। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब है कि वो लायबिलिटीज़ जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है वो कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज़ होती है। जैसे शॉर्ट टर्म्स लोन है, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं। तो 1 ईयर के लिए जो होती हैं वो करंट लायबिलिटीज़ हैं, और जिनका भुगतान, जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी हो, मतलब कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। मोर देन 1 ईयर इनका टाइम पीरियड होता है। तो जो लायबिलिटीज़ हैं वो हमने पढ़ ली है, 2 तरीके की होती है, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसमें क्या है कि जो करंट लायबिलिटीज़ है उनका टाइम लिमिट कितना होता है, 1 साल का होता है, और 1 साल के बाद जो हम पे करते हैं वो कौन से में आ जाती है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाती है। ठीक है, जैसे इसमें लॉन्ग टर्म लोन हम ले सकते हैं, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म लोन होंगे वो किस में आ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में गाइस क्या है, एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स का मतलब है कि जिन चीज़ों पे एक बिजनेस का अधिकार है, ठीक है, वो हमारी सारी एसेट्स होती हैं, जिनसे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। जो मशीन्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सारी, वो प्लांट्स जो हैं वो सारे क्या हैं, एसेट्स हैं, जिन पर एक बिजनेस का स्वामित्व है, अधिकार है। ठीक है, ओनरशिप जो है वो उनकी बिजनेस के पास है। ठीक है, तो जो एसेट्स हैं वो भी हमारी 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स जो हैं उनको आप फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हो। वही सेम रूल है। करंट एसेट्स का मतलब होता है जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, वो आपकी क्या हो जाएंगी, करंट एसेट्स। और जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या फिर आप कह सकते हो कि उनको कैश में कन्वर्ट कराने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए लिया जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए लिया जाता है। मान लिया एक बिल्डिंग खरीदी जाती है ताकि हम वहाँ पे प्रोडक्शन कर सके, एक मशीनरी खरीदी जाती है। क्या हम ऐसा करते हैं कि वो मशीनरी हमने खरीद ली है और उस मशीनरी को खरीदने के बाद हमने 1 साल यूज़ किया और उसको कबाड़ में दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। एक लॉन्ग टाइम के लिए उस मशीनरी को, उस प्लांट को, उस बिल्डिंग को खरीदा जाता है। जैसे फर्नीचर है, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो फर्नीचर है लिया है वो 1 साल के लिए ही लिया है, 1 साल पूरा होते ही आप उसको बेच देंगे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, 1 साल के बाद भी उसको यूज़ करते हैं। तो जो ये फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं वो आपकी नॉन करंट या फिक्स एसेट्स में आती है। करंट एसेट्स में मान लिया कैश है या बैंक बैलेंस है, तो जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा है आप उसको बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो, किस में, कैश में। ठीक है, या जो भी मान लिया आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड को भी आप बहुत जल्दी कन्वर्ट करा सकते हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास करंट एसेट्स भी होनी चाहिए, ताकि आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप उसको बहुत ही जल्द क्या करा सको, कैश में कन्वर्ट करवा सको।
ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें एसेट्स का पता चल गया है। अब नॉन करेंट एसेट्स जो हैं इसके फिर से दो पार्ट बन जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जिनको देखा या छुआ जा सकता है। अब एसेट्स का आपको पता चल गया जिस पे बिजनेस का अधिकार है, या आपके पास जो एसेट्स हैं उनको एसेट्स कहा जाएगा जिस पे आपका अधिकार है। ठीक है, अब मान लिया ये बोर्ड स्कूल का है तो ये स्कूल की एसेट्स है, ये चेयर स्कूल की है, ये टेबल स्कूल की है तो ये स्कूल की एसेट्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो देखी या छुई जा सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो जिन एसेट्स को देखा या छुआ जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स, और जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता उनको इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे कौन से आते हैं, पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं। ठीक है गाइस, पेटेंट्स क्या होता है कि हमने किसी चीज़ की खोज की है, उस चीज़ को कोई दूसरा बंदा यूज़ ना करे इसलिए हम गवर्नमेंट से एक मोटी रकम देकर पेटेंट्स ले लेते हैं ताकि हमारे उस नाम का, हमारी उस टेक्नोलॉजी का कोई और यूज़ ना कर सके, इसलिए हम पेटेंट्स लेते हैं, कॉपीराइट्स लेते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क कराते हैं उसका। तो देखिए नॉन करेंट एसेट्स समझ आया आपको, दो तरीके की होती है, टेंजिबल जिनको देखा या छुआ जा सकता है, मान लिया ये बोर्ड है मैं देख भी सकती हूँ, मैं छू भी सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेंजिबल एसेट्स है। अब ये चेयर है, ये फैन है, ये बिल्डिंग है, ये सारी क्या हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। और कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो जिनकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम उनको देख या छू नहीं सकते। ठीक है गाइस, तो हमने लायबिलिटीज़ पढ़ लिया है, हमने एसेट्स पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है कि जब भी आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि रेगुलर नेचर की नहीं है, जो कि कभी कभी होने वाली है और उससे आपको कोई ना कोई इनकम हो रही है, कोई ना कोई रिसीट्स हो रही है, रिसीट्स मिल रही है, कोई ना कोई प्राप्ति हो रही है, बिजनेस में आपके पैसा आ रहा है। जैसे मान लिया बिजनेस के पास एक कार थी और बिजनेस ने वो कार क्या कर दी है, सेल कर दी है वो कार। ठीक है, इस कार को सेल करने से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको क्या बोला जाएगा, एक कैपिटल नेचर का बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा कैपिटल रिसीट्स, क्यों, क्योंकि कार बेचना हमारा रोज रोज का काम नहीं है। तो जब भी हम कार बेच रहे हैं तो हम साल में, 5 साल में, 10 साल में तब बेचते हैं, ये हमारा रेगुलर बिजनेस नहीं है। और इससे होने वाला जो प्रॉफिट है या इससे होने वाली जो रिसीट्स है वो क्या कहलाएंगी, कैपिटल नेचर की। ये बार बार नहीं होती हैं, इसलिए कैपिटल नेचर की जो रिसीट्स हैं उनको आप आगे किस वे में पढ़ेंगे, एसेट्स के वे में पढ़ेंगे या फिर बैलेंस शीट में आप इनको देखेंगे। ठीक है, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है जो रेगुलर नेचर से, रेगुलर फील्ड से आपके पास जो भी रिसीट्स आती हैं। जैसे मान लिया एक बिजनेस है, कपड़ा बनाता है और उस कपड़े को बेचता है, बेचने से उसके पास जो पैसा आएगा वो रिवेन्यू रिसीट्स कहलाएगी। क्यों, क्योंकि उसका डेली का काम है उस बिजनेस को करना, माल बेचना, इसलिए उससे होने वाली जो रिसीट्स है वो रेगुलर नेचर की है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, रिवेन्यू रिसीट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से खर्चा, कैसे खर्चा हो सकता है, मान लिया फर्म में, बिजनेस में हम कोई एसेट्स लेके आते हैं, कोई मशीनरी फर्नीचर लेके आते हैं, खर्चा होता है। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो भी खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें जो किसी प्रोडक्ट को बनाने या बनाकर बेचने में जो भी खर्चा आता है या बनाने में जो चीज़ें हेल्प करती है उनको खरीदने में जो भी खर्चा आता है वो सारी क्या कहलाती है, एक्सपेंडिचर कहलाती है। अब जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और रिवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। एक आपका कैपिटल, एक आपका डेफर्ड रिवेन्यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेफर्ड रिवेन्यू भी हो सकता है। तो देखिए कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं कि जिनको हम
एक्सपेंडिचर जिन पर हम करते हैं, जैसे हमने एसेट्स पे एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, वो हम रीसेल के पर्पज़ से वो एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। हमने कोई मशीनरी ली, हमने दोबारा बेचने के पर्पज़ से नहीं ली। हमने क्यों लिया है? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ली है। हमने उनको दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा है। तो उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं। जो हम पैसा लगा रहे हैं वो एक लॉन्ग टाइम तक हमें बेनिफिट देती है, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर जिस पर खर्चा किया गया है वो अगर हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देता है तो वो कैपिटल नेचर का है। अगर वो एक अकाउंटिंग पीरियड में ही बेनिफिट देता है तो वो रिवेन्यू नेचर का है। और ऐसे एक्सपेंसेस जो नेचर से तो रिवेन्यू होते हैं लेकिन बेनिफिट बहुत लंबे टाइम तक देते हैं तो वो डेफर्ड रिवेन्यू कहे जाते हैं। अच्छा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने एक टर्म यूज़ की है, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड देखिए जो कंपनीज में होता है, कंपनीज में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो आपका क्या होता है? 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो इसके बीच में अगर कोई हमें बेनिफिट हो रहा है, इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में अगर हमें कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो रिवेन्यू नेचर का है और एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, जो कि कंपनी के लिए रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैपिटल नेचर का जो है वो क्या कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में ही बेनिफिट ना देकर वो क्या करता है? बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट देता है। जैसे मान लिया आपके पास एक पेंसिल है, वो आप यूज़ करते हो, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही ख़त्म हो जाती है वो, तो आपका वो खर्चा क्या कहलाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन आपने क्या किया? एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, उस मशीनरी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आपने एक फ़र्नीचर ख़रीदा। फ़र्नीचर से क्या हुआ कि आपने यूज़ किया कई सालों तक, तो आपने दोबारा बेचा नहीं उसको खरीद के, तो उसका बेनिफिट क्या आपने 1 साल ही लिया है? अगर आपने उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर तक ले लिया तो वो रिवेन्यू नेचर का। अगर आपने 1 साल के बाद भी आप उसका बेनिफिट ले रहे हो तो वो कैपिटल नेचर का। और जिनका नेचर रिवेन्यू होता है लेकिन वो लंबे टाइम तक बेनिफिट देते हैं, दोनों का आ गया, तो वो कौन से हो गए? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है एक्सपेंसेस। जो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? एक्सपेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो भी आप बना रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, उस पर कितना खर्चा आप कर रहे हो, दैट्स एक्सपेंसेस, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। फिर आता है आपका इनकम। इनकम का मतलब है कि आपने जो भी रिवेन्यू कमाया, जो भी आपने रिवेन्यू कमाया मतलब किसी भी चीज़ से होने वाली प्राप्ति, ठीक है, उसमें से आप उसके खर्चे घटा दो। क्या घटा देंगे? खर्चे घटा देंगे, एक्सपेंसेस घटा देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? इनकम बचेगी। क्या बचेगा? इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होने में जो भी आपका खर्चा आया था उसको घटा देंगे। मान लिया हमें प्राप्त कितना और था? 1000 रुपये हमें प्राप्त हुए। इसको कमाने में हमने क्या किया? 200 रुपये का खर्चा किया था, तो आपकी इनकम कितनी आ गई? 800 रुपये। ठीक है, तो 800 रुपये की जो इनकम है उससे पता चल गया कि आपका जो रिवेन्यू था वो कितना है, एक्सपेंडिचर आपने कितना लेस किया है। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो टर्म यूज़ होती है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। अब मैंने बता दिया था अकाउंटिंग पीरियड हमारा कंपनीज़ में या ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी हम यही देख सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी आई थी, ठीक है, और हमने उसको बेचा कितने में, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम प्रॉफिट में डाल सकते हैं। मान लिया कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो आई थी वो 100 रुपये की है, हमने बेचा उसको 120 में, तो 20 रुपये क्या हो गए आपके लिए? जो आप रेगुलर प्रोडक्ट बेच रहे हो 20 रुपये उसके लिए क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गेन। गेन का मतलब होता है जो कभी कभी होने वाले नेचर का प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे हमने कार स्कूटर बेच दी, उससे जो फ़ायदा हुआ वो गेन है।
ठीक है। और प्रॉफिट में क्या था कि आप गुड्स बेच रहे हो, आप कार स्कूटर नहीं बेच रहे। अगर आप कभी कभी उस ट्रांजैक्शन को कर रहे हो तो गेन होगा, अगर आप रेगुलर उस ट्रांजैक्शन को कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस का मतलब होता है आपका अनफेवरेबल रिजल्ट्स की वजह से आपको कुछ नुकसान हो जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है, लॉस कहा जाता है। जैसे मान लिया कि हमने सोचा था प्रॉफिट आपका 1 लाख जाएगा, लेकिन गया नहीं, आपका सिर्फ 80,000 गया, ठीक है। तो आपका 20,000 का नुकसान हो गया वहाँ पे, ठीक है। आपको लगा था कि ये जो चीज़ है ये 20,000 में बिक जाएगी, लेकिन 20,000 उसकी कॉस्ट थी, बिका कितने में, 18,000 में, 2,000 का वहाँ पे नुकसान हो गया। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, लॉस। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो बिजनेस में जैसे चोरी हो जाती है, माल की चोरी हो जाना या फिर आग लग जाती है माल में, ठीक है, तो उसको भी लॉस कहा जाता है। फिर आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन कहा गया है, किस किस का, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब TR, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल BR, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि आपने कोई गुड्स थे वो आपने बेचे थे उधार पे, तो पैसे आपके पास आने हैं, जो पैसे आपके पास आने हैं जो वो लोग पे करेंगे, जो आप रिसीव करने वाले हो, अभी हुए नहीं है आपको रिसीव, अभी होंगे, जो आपको रिसीव होंगे वो क्या है, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है। अब इसमें हमारे 2 आते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन से होते हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा है, जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचा है उनको हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। तो वो भी हमें कभी ना कभी तो पैसा देंगे ही, तो 1 साल के अंदर अंदर ही हमें उनसे पैसा मिल जाता है। और BR क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स, जो हमें पैसा नहीं देते हैं, या तो हमें पैसा दे देंगे या फिर एक बिल लिखा जाता है उनके नाम पर कि वो कितने महीने में वो पैसा हमें दे देंगे। बिल लिखता है, कौन लिखता है, जो सामान बेच रहा है वो बिल लिखेगा, ठीक है। और दूसरा बंदा जो खरीद रहा है, ठीक है, वो क्या कहेगा, वो उस पर साइन करेगा, और साइन करवा के जो बेचने वाला बंदा है वो उसको अपने पास रख लेगा। अब उस बिल में लिखा था कि 3 महीने बाद मैं आपको 50,000 रुपये अदा करूँगा, वापस दे दूँगा, ठीक है। तो 3 महीने जैसे ही पूरे हुए, बिल उसके पास लेके गए और उससे पैसा हमने कलेक्ट कर लिया। तो ये दोनों किस में आते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है आपका, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स में क्या होता है कि आपने बिल को स्वीकार किया है, जो बिल लिख रहा था, जो ट्रेड पेबल है, आप पहले ये देखिए कि जो ट्रेड पेबल है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, क्रेडिटर्स का प्लस BP, बिल्स पेबल का। तो ट्रेड पेबल का मतलब है कि आपने किसी से सामान खरीदा और आपको पे करना है, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देनी है, ठीक है। तो वो आपको किस में डालना पड़ेगा, ट्रेड पेबल्स में डालना पड़ेगा। तो इसमें पहला कौन सा आता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब है कि आपने किसी से उधार माल खरीदा, मतलब कि सप्लायर हो गया, सप्लायर से आपने उधार माल लिया, और उधार माल लेने के बाद आप कहते हो कि आप उसको बाद में पे करोगे, तो वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं उस टाइम के लिए। अगर वो कहता है कि मुझे बिल लिख के दो, ठीक है, तो बिल लिख के दिया जाता है, हम उसको साइन करते हैं, हम उसके लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि वो रिसीव करेगा, और जिसने माल खरीदा है वो तो पे करेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो बिल्स पेबल, ठीक है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है, ट्रेड पेबल्स। उसके बाद है स्टॉक और इन्वेंट्री। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं, स्टॉक का मतलब होता है कि वो टेंजिबल एसेट्स जिसको हम प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल के लिए रखते हैं अपने पास, बिजनेस में जिसको रखा जाता है रीसेल के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली आपके 2 होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरू में ही जब आपके पास जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। साल की शुरुआत कब होगी, 1 अप्रैल पे। यहाँ पे आपके पास जो भी स्टॉक होगा या जहाँ से भी आप अपने अकाउंट्स तैयार कर रहे हो, तब आपके पास जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक, और जब आप खाते क्लोज करते हो, अपने अकाउंट्स क्लोज करते हो, जब आपके पास जो स्टॉक होगा दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
अब हम बात करते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री को एक ही फॉर्म में ले लिया जाता है बेसिकली। तो जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपकी रॉ मटेरियल हो सकती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में क्या है कि आप कच्चा माल खरीदते हो। अब जो कच्चा माल आप खरीद रहे हो उससे क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो जो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे क्या आप अपने पास रखोगे, नहीं, आप उसको क्या करोगे, बाहर बेचोगे। तो कच्चा माल खरीदा जाता है ताकि उससे तैयार माल बनाया जा सके। दूसरा है आपका WIP। WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मतलब है इसका, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि वो गुड्स जो अभी ना तो अच्छे से तैयार हुआ है और ना ही हम उसको कच्चा माल कह सकते हैं, मतलब प्रोसेसिंग में है, बीच में ही है अभी, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका फिनिश्ड गुड्स। क्या आता है, फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स में क्या होता है कि जब माल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडी टू सेल या फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। अभी वो बिका नहीं है, अभी आपके पास स्टॉक में ही है, ठीक है। तो ये आपके हमने सबसे पहले पढ़े लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में क्या था गाइस, लायबिलिटीज़ वो टर्म है जिसमें हम दूसरों का कर्जा चुकाने की बात कर रहे हैं। हमने दूसरों से कर्जा लिया, ठीक है, हमें वो चुकाना है। तो इसमें हमने पढ़ा करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। एक साल के अंदर अंदर जो पे करने हैं वो करंट लायबिलिटीज़, एक साल के बाद जो पे करने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज़। फिर हमने एसेट्स पढ़ी। एसेट्स में भी हमने क्या देखा कि जिन पर बिजनेस का अधिकार है, स्वामित्व है, वो हमारी सारी एसेट्स होंगी। इसमें भी हमने करंट और नॉन करंट एसेट्स पढ़ी, जिनको एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो हमारी करंट एसेट्स, और जिनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता या जिनको हम बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदते वो हमारी नॉन करंट एसेट्स, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं और जो हमारे प्रोडक्शन में भी काम आती हैं, ठीक है। तो इसके फर्दर 2 पार्ट्स थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जिनको देखा या छुआ जा सकता है वो टेंजिबल, जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता वो इनटेंजिबल। उसके बाद हम कैपिटल रिसिट्स पढ़ सकते हैं। जो हमारी रेगुलर नेचर की रिसिट्स नहीं होती वो कैपिटल नेचर, और जो हमारी रेगुलर नेचर की रिसिट्स होती हैं वो हमारी रिवेन्यू रिसिट्स, ठीक है। कैपिटल रिसिट्स और रिवेन्यू रिसिट्स में डिफरेंस पता चला गाइस। एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो किसी भी तरीके से कॉस्ट के रूप में आ रहा है, या फिर हम प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा कोई खर्चा है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं। इसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, बड़ी मात्रा में किया जाने वाला जो खर्चा है। रिवेन्यू नेचर का जो खर्चा है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जो बेनिफिट देता है रिवेन्यू नेचर का। एंड नेचर से रिवेन्यू बट लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट देने वाले डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस पढ़े। एक्सपेंसेस में क्या था कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट है वो आपका एक्सपेंस में आ गया। उसके बाद है इनकम। इनकम का मतलब है कि जब आपके रिवेन्यूज़, आपकी प्राप्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं आपके खर्चों से, ठीक है। खर्चे आपने 20 रुपये ही किए थे लेकिन आपको उस पर मिल कितने गए, 50 रुपये, तो 30 रुपये की जो है उनका डिफरेंस जो है वो आपकी इनकम कहलाएगी। प्रॉफिट में क्या था, एक अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है कि आपके जो टोटल रिवेन्यू है वो ज़्यादा हैं टोटल एक्सपेंस से। गेन में क्या था गाइस कि कभी कभी होने वाला जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए गेन हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने कोई कार बेची है तो हम कभी कभी करते हैं, हमारे शेयर्स के वैल्यू बढ़ गए हैं, कभी कभी होता है, रेगुलर नेचर का नहीं है। लॉस का मतलब है कि अनसर्टेनिटीज़ की वजह से या फिर अनफेवरेबल अकरेंस की वजह से हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर माल की चोरी हो सकती है, ठीक है, माल को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो हमारे सारे किस में आ जाएंगे, लॉसेस में आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या था कि जो भी हम किसी को उधार पे माल बेच रहे हैं, ठीक है, और उनसे हमें पैसा लेना है तो इसमें डेटर्स भी आ जाते हैं और हमारे बिल्स रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं। फिर ट्रेड पेबल्स आता है। ट्रेड पेबल्स में क्या था कि हमने किसी से उधार माल लिया है और अब हमें क्या करना है, पे करना है। नाम से ही पता चल रहा है पेबल, पे करना है, ठीक है। इसमें हमारे क्या आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, प्लस में बिल्स पेबल्स आते हैं।
स्टॉक और इन्वेंट्री हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टेंजिबल एसेट्स हैं, स्टॉक भी, जिनका यूज़ हम प्रोडक्शन में करते हैं या फिर सेल के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए अगर हमारे पास ओपनिंग में जो स्टॉक का बैलेंस है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और साल के अंत में जो बैलेंस बच गया, जितना स्टॉक बच गया, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल आके, अगले अकाउंटिंग पीरियड में आके क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक ही बन जाता है। फिर इन्वेंट्री में हमने देखा कि रॉ मटेरियल था, कच्चा माल हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, ताकि हम उससे तैयार माल बना सकें। फिर वर्क इन प्रोग्रेस WIP हमने देखा कि जो माल है वो सेमी फिनिश्ड है, पूरी तरीके से बना नहीं है, पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और पूरी तरीके से हम उसको रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते, अभी वो प्रोसेसिंग में है। नेक्स्ट वन इज फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स माल बनकर तैयार हो गया है, रेडी टू सेल है, बिकने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक बिका नहीं है, अभी आपके गोडाउन्स में है, अभी आपकी कंपनीज फैक्ट्रीज में है, ठीक है, अभी बिका नहीं है, तो आप इसको फिनिश्ड गुड्स कह सकते हैं। तो गाइज आपकी जो बेसिक टर्म्स थी, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको आज का लेक्चर जो है वो कैसा लगा। तो जो भी बेसिक टर्म्स हैं इनके बेसिस पर ही आगे के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वो किए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अगेन एंड अगेन, बार बार आप इसको रिवाइज करना, और जो भी प्रॉब्लम है उनको आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।